नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। राम की कथा माता सबरी के बिना संभव नहीं है, ये कौन कह रहा है? प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज देश में सबसे पहले गरीबों के बारे में सोचने वाली सरकार और हर लाभार्थी तक पहुंचेंगे। देश तभी विकसित बन सकेगा जब योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचे। और पीएम जनमन योजना की पहली किस्त जारी की, लाभार्थियों से की बात। और आदिवासी समूह के 1 लाख परिवारों को पक्के मकान के लिए भेजा पैसा। और यह है पीएम जनमन। ये क्या है? पीएम जनमन का आरंभ 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर किया था। करीब 24,000 करोड़ के बजट के साथ पीएम जनमन 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित है। अभियान का उद्देश्य सुदूर और कमजोर जनजातीय समूहों के परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, बिजली, सड़क कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका स्थापित करके उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार लाना है। क्या बोले और प्रधानमंत्री साहब? मेरी सरकार के 10 वर्ष गरीबों को समर्पित रहे हैं। इन वर्षों में 4 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण किया गया है। आदिवासियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का बजट 5 गुना तक बढ़ा है और आदिवासी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति 2.5 गुना तक बढ़ी है। आदिवासी छात्रों के लिए 500 से ज्यादा एक एकलव्य मॉडल स्कूलों के निर्माण का काम जारी है। और पहले ऐसे स्कूलों की संख्या सिर्फ 90 थी। अपेक्षाकृत पिछड़े जिलों में विकास को बढ़ावा देने के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम के सबसे बड़े लाभार्थी आदिवासी ही हैं। और यहाँ आप देखिए, बसपा के हित में किसी से भी नहीं करेंगे गठबंधन, मायावती कह रही हैं। बसपा प्रमुख ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर सरकार में शामिल होंगे, पार्टी बाहर से फ्री में नहीं देगी समर्थन। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का किया स्वागत और कहा निमंत्रण मिला जाने का अभी तक तय नहीं किया है। ये आप सभी जानते हैं, बीएसपी की बात हो रही है, मायावती की पार्टी की बात हो रही है। और 14 अप्रैल 1984 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी। जो हाथी चुनाव चिन्ह आप लोग देखते हैं। और आप देखेंगे कि देश भर में एक बात आप लोग देखिएगा, मायावती का वोट परसेंट आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। समझ रहे हैं आप लोग? और इनका गठबंधन अगर किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होती है, इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होती है, जो विपक्ष की पार्टियों का गठबंधन बना है, तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, वोट बटेगा और इससे क्या रहेगा, उसे फायदा होगा। देखिए उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग देखें तो ये 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश से आपको देखने को मिलेगा, लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती। राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें हैं। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। तो याद रखिएगा। उड़ान में विलंब से गुस्साए यात्रियों ने को पायलट को पीटा। नई दिल्ली से गोवा जाने वाले इंडिगो के विमान की घटना, आरोपित गिरफ्तार हुआ। विमान ने सुबह 7:40 बजे की बजाय शाम 6 बजे भरी उड़ान। अब आरोपित उपद्रवी घोषित, नो फ्लाइट जोन सूची में डाला जा सकता है। चलिए, मुरी एक्सप्रेस को पलटाने का षड्यंत्र, पत्थर के टकराई ट्रेन। उड़ीसा के संबलपुर से जम्मू तवी जाने वाली मुरी एक्सप्रेस। इस तरह के षड्यंत्र भी कई बार होते रहते हैं। पहली बार 73,000 के पार बंद हुआ है सेंसेक्स। आईटी क्षेत्र, रिलायंस व एचडीएफसी बैंक के शेयरों में भारी खरीदारी की बदौलत आप देखिए घरेलू शेयर बाजारों में सोमवार को लगातार 5वें दिन तेजी दर्ज की गई है। बीएसई का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 759.49 अंक बढ़कर पहली बार 73,000 के स्तर को पार करते हुए 73,327.94 अंक पर जाकर बंद हुआ है। इसी प्रकार एनएसई का निफ्टी भी 202.90 अंक बढ़कर पहली बार आप देखिए 22,000 के पार जाते हुए 22,097.45 अंक पर बंद हुआ है।
31 के बाद नहीं चलेंगे अधूरे केवाईसी वाले फास्टैग। NHAI ने शुरू किया एक वाहन एक फास्टैग अभियान। टोल प्लाजा में देरी और असुविधा दूर करने के लिए उपलब्ध उठाया ये कदम, अच्छी बात है। ये 9 वर्षों में देश के 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। ये सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की वजह से लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मिली मदद, नीति आयोग कह रहा है। देखिए, कभी आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो नीति आयोग की इस तरह की रिपोर्ट आती है, किसी और संस्था की रिपोर्ट आती है, तो उसका उपयोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं वहाँ। नीति आयोग की बात करें तो 2015 में योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था ना, उसी की बात हो रही। 138 करोड़ देश की आबादी मानकर MPI किया गया है तैयार। 15 करोड़ लोग अब सिर्फ MPI मानक के हिसाब से सुविधाओं से वंचित रह गए हैं। गरीबी से मुक्त हुए लोग आप देखिए, उत्तर प्रदेश में 5.94 1 करोड़ में है, बिहार में 3.77, मध्य प्रदेश में 2.30 और राजस्थान में 1.87 आपको देखने को मिलेंगे। और MPI निकालने के लिए नीति आयोग ने, आप देखते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया की बात हो रही है, 12 मानकों को किया गया शामिल। नीति आयोग ने MPI निकालने के लिए ऐसे 12 मानकों को शामिल किया गया है जिनमें पोषक तत्व, बच्चे की मृत्यु दर, माताओं के स्वास्थ्य, बच्चों के स्कूल जाने की उम्र, स्कूल में उनकी उपस्थिति, रसोई ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, संपदा व बैंक खाता शामिल है। इसमें प्रति व्यक्ति आय शामिल नहीं है, ये भी याद रखिएगा। जागरण की खबर पर मोहर, योगीराज की बनाई प्रतिमा की होगी स्थापना। एक ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने की ट्रस्ट की पसंद की घोषणा। 21 से 22 को रामलला के दर्शन बंद रखने पर ट्रस्ट कर रहा है विचार। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधि वाद्यों का वादन होगा यहाँ। चलिए, ये अरुण योगीराज है ना मूर्तिकार, उन्हीं की मूर्ति, कर्नाटक मैसूर के हैं, तो उन्हीं की मूर्ति का चयन किया गया है। ये आप देखेंगे, आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। भारत के निकट जहाजों पर हमले चिंताजनक है। ईरानी विदेश मंत्री से मिलकर जयशंकर जहाजों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। चाबहार पोर्ट को और विकसित करने पर दोनों देशों में बनी सहमति। चाबहार पोर्ट हम लोग निर्माण कर रहे हैं ना, कहाँ, ईरान में, तो यहीं की बात हो रही है। देखिए, हमारा प्यारा भारत है, यहाँ आपको ईरान देखने को मिलेगा। क्षेत्रीय संपर्क भारत ईरानी संबंधों का महत्वपूर्ण स्तंभ भी है, ये भी कहा जा रहा है। PM मोदी और पुतिन साझेदारी बढ़ाने के लिए रोडमैप बनाने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत की। इसे लेकर किए गए एक्स पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें व्यापार, ऊर्जा और रक्षा और अन्य क्षेत्रों में भारत रूस सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा का अवसर मिला है और हमने अन्य द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत की हुई है। गाजियाबाद में 11 राज्यों के अफसर पढ़ रहे हैं नए कानूनों का पाठ। 30 अफसर ऑफलाइन और 200 से अधिक अफसर ले रहे हैं ऑनलाइन प्रशिक्षण। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का प्रशिक्षण, और इस तरह ये तीनों कानून आए हुए ना, तो उन्हीं को लेकर बातें हो रही हैं और जानना चाहिए, तभी तो कार्रवाई कुछ हो पाएगी ना इस कानून के हिसाब से, जब उन्हें जानकारी होगी सैनिक किसने अधिकारियों को। पुंछ राजौरी में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, सेनाध्यक्ष कह रहे हैं हमारे। सेना दिवस के अवसर पर आप देखते हैं मौसम पूर्वानुमानों से काफी आगे निकला IMD। मौसम विज्ञान के विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लॉन्च किया मौसम ऐप और पंचायत मौसम सेवा DSS सहित कई योजनाओं की शुरुआत भी की गई है। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी, समझ रहे हैं आप लोग। नागरिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है सेना की देशभक्ति, राष्ट्रपति साहिबा कह रही हमारी। देश की शक्ति और साहस के स्तंभ हैं सैनिक, PM मोदी कह रहे हैं। सैनिकों का समर्पण देश की सुरक्षा का आधार है, CDS चौहान साहब कह रहे हैं। एक बात आप भी जानते हैं, देखिए 15 जनवरी 1949 को जनरल यानी कि बाद में फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने अपने सेना के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस राय बूचर से सेना की कमान संभाली थी। इसी उपलक्ष्य में सेना दिवस मनाते हैं।
और देखिए हमारी सेना है जो ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाती है, और परिस्थिति कोई भी रहे, कोई भी मौसम रहे, वो अपना ईमानदारी से कर्तव्य निभाती है, तभी हम लोग सुरक्षित बने हुए हैं। ठीक है। अदालतों में स्वीकृत पदों से 21% कम जजों की तैनाती पर जताई गई चिंता। और बड़े राज्यों में हाईकोर्ट, जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित हैं मामले। ये आप देखिए मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट में आप देखेंगे 4.47 लाख, और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में केस में आप देखिए 20.12 लाख देखने को मिलते हैं। देख लीजिए इस तरह से जिला व न्यायाधीश अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी काफ़ी है। मध्य प्रदेश में आप देखिए स्वीकृत पद हैं 2028 और रिक्त हैं अभी 294। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। भोपाल में संपन्न हुए 2 दिवसीय सम्मेलन में उठी बात, भारत सरकार की विधि एवं न्याय मंत्रालय की रिपोर्ट का दिया हवाला। ये चुनाव आयोग को फरवरी में मिल सकता है नया आयुक्त। चलिए चुनाव आयोग की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है, ये आप लोग याद रखिएगा। और जो विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना, ये कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। और नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की नई प्रक्रिया को हाल ही में संसद में मंजूरी मिली हुई। इसके तहत पीएम की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय समिति ही अब इसके चयन के लिए से जुड़ा फैसला लेगी। और इसमें पीएम के अतिरिक्त लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता और दूसरा पीएम द्वारा नामित कोई केंद्रीय मंत्री रहेगा। यही नियुक्ति करेगा, आप देखेंगे चुनाव आयुक्तों की। पीएम संग्रहालय में खुली मोदी दीर्घा, राष्ट्रपति बनी पहली आगंतुक। और 8 खंडों में बटी है पीएम मोदी की दीर्घा। बाल जीवन से लेकर आप देखिए बात और मुख्यमंत्री व पीएम लिए निर्णयों और उनके प्रभाव पर डाला गया प्रकाश। संग्रहालय का उद्घाटन पीएम मोदी ने ही 14 अप्रैल 2022 को किया था। अब आप देखिए राजनीति से जुड़ी खबरें हैं। आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा एक दूसरे पर। और आप लोगों को एक और बात बता दूं, अभी 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं उससे पहले बहुत सारी पार्टियां, इस गठबंधन से उस गठबंधन में, बहुत सारे नेता इस पार्टी से उस पार्टी में आना जाना लगा रहेगा इनका। तो मुझे लगता है कि इतना परेशान नहीं होना चाहिए, आप लोगों को बस देखते रहना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि अयोध्या राममय है, सब तन अवध हर मन राम। मोदी को सनातन शिरोमणि की उपाधि से अलंकृत करेगा अखाड़ा परिषद। पौधों की जड़ों में बिजली का विकल्प खोजने को बड़ा अहम कदम। ये आप देखिए कदम, आप देखिए हरियाणा के भिवानी स्थित बंसीलाल विश्वविद्यालय में विकसित तकनीक को मिला पेटेंट। अब पौधों से मिली ऊर्जा के संरक्षण पर शोध। पौधों की जड़ों से ऊर्जा उत्पादन की तकनीक विकसित करने वाले डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार मिश्रा बताते हैं कि हमने कुछ पौधों पर शोध करके ऊर्जा उत्पादन में सफलता पाई है। इसके लिए एक डिवाइस भी बना लिया है। और आप देखिए अब इस ऊर्जा को संरक्षित करने की दिशा में हम शोध कार्य कर रहे हैं। और शोध पूरी तरह सफल रहने पर हमें कभी ना खत्म होने वाली नवीकरणीय ऊर्जा मिलेगी। पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत में नवीकरणीय स्रोतों जैसे सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन निरंतर बढ़ाया जा रहा है। और इसमें क्रमशः बंसीलाल, आप देखिए क्रम में बंसीलाल विश्वविद्यालय में हुआ नवोन्मेष नई ऊर्जा स्रोत की उम्मीदें हैं। तकनीक क्या है इसमें आप देखेंगे,
पौधे प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाने की प्रक्रिया के माध्यम से कार्बन पदार्थ का उत्पादन करते हैं, और इस कार्बन पदार्थ का कुछ हिस्सा पौधों द्वारा अपने विकास के लिए उपयोग किया जाता है और कुछ अप्रयुक्त रह जाता है जो जड़ों द्वारा मिट्टी में उत्सर्जित हो जाता है। और पौधों की जड़ों के आसपास मिट्टी में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया जड़ों से निकले इस कार्बनिक पदार्थ को तोड़ देते हैं। जमीन के भीतर होने वाली इस क्षरण प्रक्रिया के दौरान बाई प्रोडक्ट के रूप में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। विज्ञानियों ने जो तकनीक विकसित की है उसके माध्यम से इन इलेक्ट्रॉन को तय प्रक्रिया से गुजारकर बिजली उत्पादन के लिए उपयोग किया जा सकता है। अच्छी है अगर आप देखते हैं इस तरह का हो जाए बिजली उत्पन्न। अब आप देखिए संपादकीय पार्ट है, ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। एक सामान्य जानकारी आपको मिलती है तो जरूर आप पढ़ा करिएगा। राम की सच्ची आराधना। तो वैदिक प्रार्थनाओं में अग्नि, वायु, सूर्य, वरुण की अभ्यर्थना ब्रह्मा के विभिन्न रूपों में की गई है। पौराणिक कथाएं बाद की हैं जिनमें विविध देवी देवताओं और अवतारों की अभ्यर्थना मिलती है। महाकाव्य में राम और कृष्ण की कथाएं हैं, किंतु उनमें भी वेद उपनिषदों का ज्ञान ही लोकप्रिय बोधगम्य शैली में रखा गया है। देवी देवताओं, अवतारों के मंदिर, वहाँ पूजा पाठ, ध्यान आदि हमारे समाज में बाद की अवस्थाओं में आरंभ हुआ है, किंतु इसका उद्देश्य भी उसी आध्यात्मिक संस्कृति को पोषित परिवर्तित करना है जो वेदांत से ही पोषित पल्लवित हुए, और इसलिए अधिकांश हिंदू वर्ग वेदों को प्रमाण मानते रहे हैं। और आशा है कि यदि वेदांत की शिक्षाओं की उपेक्षा हो, उसका मनन आचरण ना हो, तो कोरी पूजा अनुष्ठान आदि व्यर्थ हैं। वे कभी कभी अंधविश्वास और निरर्थक भ्रामक गतिविधियों में बदल जाते हैं। और कई मनीषियों के अनुसार गत हजार वर्षों में भारत में हिंदू पराभव का मुख्य कारण यही है कि हिंदू समाज के अग्रणी शिक्षक आदि क्रमशः यांत्रिक अनुष्ठानों, मूर्तियों और शाब्दिक जाप को ही धर्म मानने लगे हैं। उन्होंने उपनिषद ही नहीं, रामायण महाभारत की भी सारभूत शिक्षाओं पर मनन कामोवेश उपेक्षित किया है, और इस हद तक कि बड़े बड़े लोगों के लिए धर्म अधर्म के आचरण का भेद धूमिल हो गया है। वे पूजा, यज्ञ, अनुष्ठान कराना ही पर्याप्त मान बैठे हैं। जीवन जगत ही नहीं, अस्तित्व मात्र में ब्रह्मासार के प्रति अज्ञानी, फलता पाखंडी बन बैठे हैं। गत हजार वर्षों में हिंदू भारत के पतन को समझने की कुंजी इसी चेतावनी में है, और यह धर्म के नाम पर कोरे अनुष्ठान का चलन बढ़ गया है। वर्ण कर्म को जड़ व्यवस्था में बदलकर समाज को बांट दिया गया है। जिस हिंदू ज्ञान ने तत्वम असि का महामंत्र खोजा था, वह आत्मवत सर्वभूतेषु की सीख दी है। वह आपस में अहंकार, दुराव और घृणा के आचरण को धर्म समझने लगा है। सदियों से जमी छुआछूत, ऊंच नीच इसका सबसे लज्जास्पद दृश्य है। ऐसे ही व्यवहार में लिप्त हिंदू बस मंदिर में शब्दोच्चार, अनुष्ठान को ही संपूर्ण धर्म मान बैठे हैं। उपनिषदों से लेकर वाल्मीकि, वेदव्यास की ओजपूर्ण शिक्षाओं धर्म और न्याय के लिए लड़ने और उसके लिए प्राण देने को तैयार रहने की सीख से दूर होते गए हैं। फलता विधर्मियों और आताताइयों को मौका मिला है, जैसे घाव में मक्खी को मिलता है। भारत के हिंदू उन्हें सदा के लिए पराजित करने में विफल रहे हैं। क्षत्रिय शौर्य शत्रुओं की कुटिलता का प्रतिकार करने में अपर्याप्त साबित हुआ है, और आपसी भेदभाव तथा नए प्रकार के शत्रुओं, आयुधों आदि की सही समझ का अभाव हमारे अज्ञान के ही विविध पहलू थे। भक्तों को पूजा आराधना उतनी ही फलती है जितना वे ज्ञान भक्ति सहित कर्मदान करते हैं। कश्मीर और बंगाल के हिंदू इसके समकालीन उदाहरण हैं, और उनके मंदिर अर्चना, पूजा, टीका, यज्ञ आदि सदैव चलते रहे हैं, किंतु वे कुटिल और सशक्त विधर्मियों से हिंदू समाज की रक्षा नहीं कर सके, इसलिए और नहीं कर सके। और आप देखते हैं कि क्योंकि समाज वाल्मीकि और व्यास की सीख से दूर हो गया है, वह भूल गया है कि रामकृष्ण जैसे अवतारों को भी राक्षसों, आतातारियों से सीधे लड़ना पड़ा था। अधर्म से लड़ने, अधर्मियों को मिटाने और समाज रक्षा की निर्भीक व्यवस्था रखने का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए हमारे आधुनिक मनीषियों ने भी मंदिर को धर्म की प्रथम श्रेणी मात कहा है। किसी मंदिर में देवता की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत आवश्यक होता है कि धर्म का आचरण करना और अधर्म के नाश के लिए प्रस्तुत रहना। यही रामायण और महाभारत की
आधारभूत शिक्षा है। यही उनका सार है। राम की सच्ची पूजा उनके आदर्श, मर्यादा और धर्म आचरण को अपने और समाज के जीवन में उतारना ही है। मूर्धन्य साहित्यकार महादेवी वर्मा ने कहा था कि जाति भेद से भी अधिक घातक पार्टीबाजी का भेद भेद है। यही यदि हिंदू नेता इसकी अनदेखी कर मंदिरों को राजनीतिक लाभ हानि के मंसूबे से जोड़ेंगे तो ध्यान रखें कि हिंदू धर्म समाज के सभ्यतागत शत्रुताक में बैठे हैं। और आप देखेंगे कि हिंदू समाज में आपसी दुराव और अज्ञान आज पहले से अधिक राजनीतिक बनकर चल रहा है। समाज को ईर्ष्या और द्वेष और पार्टीबंदी से दुर्बल करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इसकी भरपाई आडंबर, आत्ममुग्धता और यहाँ तक कि तीर्थ में भीड़ भी नहीं कर सकती है। राम की सच्ची पूजा तभी होगी जब उनकी शिक्षा देश के बच्चे बच्चे तक गंभीरता से पहुंचाई जाए। वाल्मीकि रामायण का पाठ हर भाषा में सुलभ किया जाए और इसे कठिन या अनावश्यक समझना अपनी घोर हानि करना है। रामायण और महाभारत विद्यार्थियों को क्या दे सकता है, इसका उदाहरण एक नास्तिक विद्वान के अनुभव से समझ सकते हैं। नीरज चौधरी ने अपनी एक अनजान भारतीय की आत्मकथा में लिखा है कि यदि हमारी नैतिक शिक्षा में कोई कमी रही हो तो उच्च नैतिकता की प्रेरणा देने वाला एक अक्षय स्रोत हमारे पास था। यह थे हमारे महाकाव्य रामायण महाभारत, जिन्हें मैंने बहुत पहले पढ़ना शुरू कर दिया था। इन महान पुस्तकों को पढ़कर कोई भी अच्छाई और बुराई के बीच स्थायी संघर्ष से अवगत हुए बिना नहीं रह सकता है और उसे चेतावनी मिलती है कि चरित्र और सद्गुण के लिए सदैव सावधानी एवं प्रयत्नशील रहना पड़ता है। यद्यपि ये महाकाव्य सत्य की विजय दिखाते हैं पर किसी आसान विजय की भावना को प्रोत्साहन नहीं देते हैं। उल्टे दिखाते हैं कि सत्य का पक्ष ही हर मोड़ पर अधिक संकट है, यंत्रणा, नाश और पराजय के खतरे में पड़ता है। हमें पता चला है कि बिना कठिन परिश्रम और साहस और असीम विश्वास के सत्य की विजय कभी नहीं हुई है। साथ ही हमें यह भी सीख मिली है कि यह संघर्ष सदैव चलता रहता है। यह एक दुर्दर्श लेखक का जीवन अनुभव है। यह दिखाता है कि रामायण को धार्मिक पुस्तक मात्र समझना कितनी बड़ी भूल है। वह एक ज्ञान भंडार है जो हमारी शिक्षा का एक अनिवार्य अंग होना चाहिए। इसलिए आज भारत में राम की सच्ची पूजा का अपरिहार्य अंग यही होगा कि हर भारतीय बालक बालिका को रामायण एवं महाभारत पढ़ने के लिए विविध प्रोत्साहन और अवसर मिले। लेखक राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर और वरिष्ठ स्तंभकार हैं। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। शंकर सरन, गति पकड़ती डिजिटल इकोनॉमी। तो आप देखेंगे कि डिजिटल दुनिया में अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ रहे भारतीय युवाओं के लिए यह वर्ष इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और अन्य उभरती हुई महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में नए अवसर की दृष्टि से मील का पत्थर सिद्ध होने जा रहा है। और इससे जुड़ी संभावना को भुनाने के लिए भारत सरकार स्टार्टअप्स के साथ साथ अकादमिक और उद्योग जगत को मिलाकर एक समावेशी इकोसिस्टम बना रही है और जिससे भविष्य की जरूरतों के कौशल से युक्त युवाओं का कार्यबल तैयार किया जा सके। भारत को अनुसंधान एवं नवोन्मेष का वैश्विक केंद्र बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना को साकार करने के लिए सरकार मिशन मोड में अनुसंधान और नवाचार इकोसिस्टम को मजबूत करने में लगी है। और इस दिशा में सरकार ने जो रोड मैप तैयार किया है और उसमें एक सेमीकंडक्टर फ्यूचर डिजाइन, भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर, इंडिया एआई और आप देखिए फ्यूचर लैब्स जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शामिल हैं। फ्यूचर लैब्स से हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग और कम्युनिकेशंस, ऑटोमोबाइल, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी और एआई के क्षेत्र में अनुसंधान एवं नवाचार को नया आयाम मिलेगा। और गत वर्ष आप देखिए जून में प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे पर एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग समेत कई क्षेत्रों में हुए अहम समझौते अब फलीभूत हो रहे हैं। अमेरिकी चिप विनिर्माता माइक्रॉन गुजरात के सानंद में $2.75 अरब की लागत से चिप असेंबली और टेस्टिंग पैकेजिंग प्लांट लगा रही है। अमेरिका जैसी महाशक्ति का इस दिशा में भारत के साथ समझौता प्रमाण है कि इस मोर्चे पर हमने अपनी क्षमताओं का कितना विकास किया है। हाल में भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुई ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में एआई के फायदे नुकसान पर सदस्य देशों के बीच व्यापक विमर्श के बाद सभी ने एआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने और नवाचार को बढ़ावा देने के भारत के एजेंडे पर सहमति जताई है। इस अवसर पर भारत ने खुद को एआई के क्षेत्र में अग्रणी देशों को अपनी प्रौद्योगिकी क्षमता से आप देखिए रूबरू कराया है
और इससे पहले भारत की अध्यक्षता में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दुनिया के विकसित देशों ने भी डिजिटल इंडिया की ताकत देखी और यूपीआई जैसे भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को खूब सराहा है। भारत सरकार ने मई 2023 में आईटी हार्डवेयर से जुड़े 17,000 करोड़ रुपए के प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव यानी पीएलआई स्कीम 2.0 को मंजूरी दी। इसका मकसद देश में कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट जैसे उत्पादों के विनिर्माण को प्रोत्साहन देना है। इसके चलते आप देखिए मोबाइल के घरेलू उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। चालू वित्त वर्ष में दिसंबर तक करीब 1 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल हैंडसेट निर्यात हुए हैं। 2014 तक देश में करीब आप देखिए 97% मोबाइल फोन आयात होते हैं, जबकि आज 99% फोन भारत में तैयार हो रहे हैं। वर्षों तक आप देखिए प्रौद्योगिकी का आयातक रहा भारत, अब उनका बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक बनकर उभरा है। हमने 2025-26 तक $300 अरब के प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्यात का लक्ष्य रखा है। हमारी प्रगति की गति के हिसाब से यह लक्ष्य बहुत पहुंच में दिखता है। इस गति से आप देखिए 2025-26 तक भारत की जीडीपी में डिजिटल इकोनॉमी की हिस्सेदारी 20% से अधिक होगी। और आप देखेंगे कि डीप फेक, जो आप देखते हैं कि डीप फेक की बातें हो रही है ना, जिसमें आप देखते हैं कि वीडियो किसी और का रहता है, चेहरा किसी और का लगा दिया जाता है, उस पर फोटो किसी और की रहती है, चेहरा किसी और का लगा दिया जाता है। तो डीप फेक इस समय की एक बड़ी चुनौती है। करीब 85 करोड़ इंटरनेट यूजर्स वाले भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए इसका बढ़ता प्रसार चिंताजनक है। इससे निपटने के लिए सरकार ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आवश्यक निर्देश दिए हैं। देश के आईटी कानून में समय समय पर किए गए संशोधनों के तहत बनाए गए नियमों को सख्ती से लागू करने और इंटरनेट मीडिया समेत बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों को डिजिटल नागरिकों की सुरक्षा भरोसे के प्रति जवाबदेह बनाने को लेकर सुरक्षा पूरी तरह प्रतिबद्ध है। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन कानून डीपीडीपी एक्ट 2023 इस दिशा में एक बड़ी पहल रही है। इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी की उस संकल्पना को जाता है जिसके तहत उन्होंने स्पष्ट किया है कि कानून का निर्माण जन संवाद और संबंधित हितधारकों के परामर्श से ही होना चाहिए। और जल्द ही आप देखेंगे कि हम डीपीडीपी एक्ट 2023 के तहत प्रस्तावित नियमों पर हितधारकों के साथ परामर्श शुरू करने जा रहे हैं। इस साल हमारा एक और प्रमुख एजेंडा करीब 2.5 दशक पुराने कानून 2000 में समयानुकूल परिवर्तन कर उसकी जगह नया डिजिटल इंडिया कानून लाना है। प्रस्तावित कानून देश के डिजिटल नागरिकों के लिए इंटरनेट को सुरक्षित बनाने में कारगर सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के बीच मंत्र के साथ जो कार्य संस्कृति बनाई है उससे जनमानस में उनके प्रति भरोसा कायम हुआ है। उन्होंने जिस नए भारत की परिकल्पना की है वह युवाओं का भारत है। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में युवा शक्ति की अहम भूमिका होगी। डिजिटलीकरण के इस दौर में युवाओं के लिए न सिर्फ महानगरों बल्कि छोटे एवं कस्बाई इलाकों में भी अवसर बन रहे हैं। आज टियर 2 और टियर 3 शहरों में स्टार्टअप्स स्थापित हो रहे हैं। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहन मिलने से अगले दशक, जिसे प्रधानमंत्री जी ने इंडिया टिकेट नाम दिया है और जिसमें स्टार्टअप्स की अगली लहर देखने को मिलेगी। लेखक केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास एवं उद्यमिता और जल शक्ति राज्य मंत्री हैं। इनका नाम है राजीव चंद्रशेखर। इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। पुरुषोत्तम राम, तीनों लोकों में एक ही पुरुषोत्तम है, कौशल्यानंदन श्री राम। राम ने इस लोक में मानव के चरित्र को अपनी महान भूमिका से परिभाषित किया है। उनका जीवन दर्शन उतना ही नहीं है जितना महर्षि वाल्मीकि और संत कवि तुलसीदास ने रेखांकित किया है। उनकी महिमा उतनी भर नहीं है जितनी ऋषि मुनियों या विद्वानों ने बताई है। भगवान शिव महर्षि याज्ञवल्क्य और रामकथा की प्रेरिता काकभू सुंडी ने स्वयं कहा है कि उनके गुणों की व्याख्या अनंत है। यदि हर घर में उनका मंदिर भी बनाया जा सके तो भी उनके चरित्र की स्वीकार्यता को पूर्ण रूपे दिग्दर्शित नहीं किया जा सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्शों की प्राण प्रतिष्ठा हर मन मंदिर में स्थापित की जा सके, तभी यह व्यापक हो सकता है। इसलिए जनमानस में यह विश्वास प्रचलित है कि राम से बड़ा राम का नाम। राम अवतार मानव रूप में मर्यादा का अवतरण है, मानवीय चरित्र का प्राकट्य है, मनुष्यता का सार है। रामचरित्र वस्तुतः प्राणी मात्र का व्यवहारिक मानकीकरण है और इसलिए मानव आचार संहिता का अनुसरण करने के लिए यह रामलीला लोक कल्याणार्थ हुई है। राम का नाम उनके चरित्र का सजीव दर्शन बन गया है। हनुमान रामधुन में आज तक रमे हुए हैं और जहां भी राम का नाम लिया जाता है वहां विद्यमान रहते हैं और राम का नाम लेने वाले मानव स्वयं पवित्र हो जाते हैं। रावण ने भी अंत में राम का नाम लेकर सदगति पाई।
और त्रेता में राम का चरित्र ही अवतरित हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे द्वापर में कृष्ण का लीला स्वरूप अवतरित हुआ है। भले ही राम अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ प्रकट नहीं हुए, किंतु आदर्श एवं मर्यादा के प्रतीक बन गए। संसार कृष्ण का प्रेमी है और राम का भक्त है। मानव समाज के लिए रामचरित्र पावन है, पवित्र गंगा के समान पुण्य तीर्थ की तरह विश्व में राम की मर्यादा का प्रभाव घनीभूत है, घर घर में व्याप्त है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, पढ़ा करिएगा, इंटरेस्टिंग रहता है। ये निर्धारणता निवारण नीति आयोग का यह आकलन एक बड़ी उपलब्धि को रेखांकित करने वाला है कि पिछले 9 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। यह आंकड़ा ये आप देखिए इसलिए उल्लेखनीय है कि इस अवधि में अन्य देशों की तरह भारत को भी कोविड महामारी के कारण लॉकडाउन से गुजरना पड़ा। इसने अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाया। निर्धनता निवारण के अभियान पर भी बुरा असर डाला है। इस महामारी ने गरीबों को आर्थिक रूप से कमजोर करने का भी काम किया। नीति आयोग के अनुसार अभी भी लगभग आप देखिए 15 करोड़ लोग गरीबी के दायरे में हैं। यह एक बड़ी संख्या है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि विकास के सतत लक्ष्यों के आधार पर इसका आकलन किया जा रहा है, लोग गरीबी से मुक्त हो रहे हैं या नहीं। इन लक्षणों में पोषण, बाल एवं किशोर मृत्यु दर, स्कूली शिक्षा की अवधि, बिजली, पानी, आवास, बैंक खातों तक पहुंच आदि संकेतक शामिल हैं। इसी कारण यह कहा जा रहा है कि लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हो रहे हैं। आशा की जाती है जैसे मात्र 9 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्ति में सफलता मिली है, वैसे ही शेष 15 करोड़ लोगों को भी यथाशीघ्र निर्धनता से बाहर ले आया जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि आर्थिक प्रगति का सिलसिला कायम रहे और केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें भी उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करें। इसी के साथ उद्यमियों को खलनायक बताने की राजनीति भी बंद होना चाहिए। यह अच्छी बात है कि विभिन्न राज्यों में आप देखिए औद्योगिक व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्यों में जो प्रतिस्पर्धा जारी है वह और तेज होनी चाहिए। विभिन्न राज्य सरकारें निवेश सम्मेलनों का जो आयोजन कर रही है, उससे यह उम्मीद बनती है कि निर्धनता निवारण के लक्ष्य को जल्द हासिल कर लिया जाएगा। लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों का लक्ष्य केवल गरीबी निवारण ही नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों को आर्थिक रूप से कहीं अधिक सक्षम बनाना भी होना चाहिए। और यह एक शुभ संकेत है। आर्थिक रूप से पिछड़े माने जाने वाले राज्य भी लोगों को गरीबी से मुक्त करने में सफल हो रहे हैं और इससे इनकार नहीं है कि आप देखिए निर्धनता निवारण अभियान भी सफलता के मूल कल्याणकारी योजनाओं और शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर करने एवं पानी, बिजली आदि उपलब्ध कराने से लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में आसानी होती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जन कल्याण के नाम पर रेवड़ियां बांटने का काम किया जाए। इस बुनियादी बात को समझ जाना चाहिए कि लोक लुभावन योजनाएं गरीबी से लड़ाई में सहायक नहीं हो सकती हैं, जो लोगों को अपनी आय बढ़ाने के लिए प्रेरित नहीं करती हैं। ऐसी योजनाओं से बचा जाना चाहिए जो लोगों की उत्पादकता बढ़ाने के स्थान पर उन्हें सरकारी मदद का मुमताज बना देती हैं। बदलती तस्वीर तो देश विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की दशा सुधारने को केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन से उत्तराखंड के बॉक्सा एवं राजी जनजातियों के गांवों की तस्वीर बदलने की उम्मीद जगी है। इन गांवों में सभी आवश्यक सुविधाएं जुटाने के लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द यह धरातल पर उतरेगी। उत्तराखंड में बुक्सा एवं राजी जनजाति की विशिष्ट पहचान है, लेकिन समय के साथ इनकी संख्या कम हो रही है। देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल जिलों में बुक्सा तथा पिथौरागढ़ एवं चंपावत जिलों में राजी जनजाति कुल 211 गांव हैं। इनमें से कई गांव आप देखिए ऐसे हैं जिनमें आधारभूत सुविधाएं भी नहीं है। केंद्र के दिशा निर्देशों के क्रम में शासन ने ऐसे गांव को चिन्हित करते हुए इनकी विस्तृत सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इनमें विशेष रूप से आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, आंगनबाड़ी, विद्युत संयोजन के संबंध में जानकारी देने को कहा गया। अभी जो कार्य योजना बनी है उसके अनुसार छत विहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास विभाग प्रधानमंत्री घर उपलब्ध कराएगा। जो सड़क सुविधा से वंचित गांवों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कें बनाई जाएगी। शिक्षा विभाग प्राथमिक विद्यालय बनाएगा और स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य केंद्र, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग आंगनबाड़ी केंद्र खोलेगा। तो जल संस्थान जल और ऊर्जा निगम विद्युत संयोजन उपलब्ध कराएगा। अच्छी बात है कि इन गांवों को संचार सुविधा से जोड़ने के लिए बीएसएनएल द्वारा ब्रॉडबैंड सेवा और मोबाइल उपलब्ध कराने की भी योजना है। निश्चित रूप से एक कदम इन गांवों की तस्वीर को बदलने में कारगर साबित होंगे। इस कार्य योजना को जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाएगा। एक बार उत्तराखंड को देख लीजिए, यह हमारा प्यारा भारत है। उत्तराखंड ही आपको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश से अलग किया करके बनाया गया था उत्तराखंड। इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखिए चाइना और नेपाल से लगती है। 9 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका, याद रखिएगा।
महिला क्रिकेट को बढ़ावा, तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की बात हो रही है। बीसीसीआई देखते हैं ना, उसी की बात हो रही है। ये आप देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया की बात हो रही। 1928 में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बीसीसीआई ने इस वर्ष मार्च अप्रैल में लाल गेंद का घरेलू टूर्नामेंट फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। 2018 के बाद यह पहला मौका है जब महिलाओं के लिए कोई लाल गेंद का घरेलू टूर्नामेंट शुरू हुआ है। वैसे बीसीसीआई नियमित रूप से सफेद गेंद का टूर्नामेंट कराता आया है, जिसमें घरेलू स्तर पर वनडे और टी20 मैच शामिल रहते हैं। अब बीसीसीआई महिला प्रीमियर लीग के बाद लाल गेंद का यह टूर्नामेंट करा सकता है। शुरुआत में यह जोनल प्रारूप में हो सकता है, लेकिन भविष्य में इसमें पुरुषों की रणजी ट्रॉफी की तरह आयोजित किया जा सकता है। यह 3 दिवसीय टूर्नामेंट होगा, हालांकि फाइनल 4 दिनों का रहेगा। याद रहे कि भारत में महिला क्रिकेट पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से आगे बढ़ा है। 2023 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया है, और इससे पहले बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में महिला क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन कर रजत पदक अपने नाम किया था। और इस तरह भारतीय महिला टीम एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स दोनों में पदक जीतने वाली पहली टीम बनी है। अगर 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया जाता है तो उसकी पुरुष और महिला दोनों टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। गत दिनों पहली बार भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिंक बॉल से डे नाइट मैच खेला, और इसके बाद महिला क्रिकेटरों का मनोबल बढ़ाने और नई प्रतिभाएं भारतीय महिला टीम में शामिल होने के लिए आगे आए, और इसके लिए लैंगिक समानता की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। बोर्ड ने पे इक्विटी पॉलिसी लागू करते हुए महिला और पुरुष क्रिकेट टीम के बीच फीस के भेदभाव को खत्म करते हुए महिला क्रिकेट टीम को भी पुरुष टीम के समान मैच फीस देने को कहा। और फिर आप देखिए, मार्च 2023 में महिला आईपीएल की शुरुआत की गई है। भारत में महिला क्रिकेट की शुरुआत 1973 में उस समय हुई जब भारतीय महिला क्रिकेट संघ की स्थापना हुई थी। देश में बेटियों ने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से भारत को हमेशा गौरवान्वित किया है। वे पुरुष खिलाड़ियों से किसी भी लिहाज से कम नहीं है। इस समय आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बाद भारतीय महिला क्रिकेट को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी टीम माना जा रहा है। वर्तमान में भारत में आप देखिए, महिलाओं के लिए कोई भी लाल गेंद का घरेलू टूर्नामेंट नहीं है। ऐसे में यह पल देश के लिए बेहद खास होगा जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम 6 साल का सूखा खत्म कर एक बार फिर लाल गेंद से घरेलू टूर्नामेंट बने खेलेगी। चलिए, ये आप देखें, ये भी आप लोग देख सकते हैं, टिप्पणियां रहती हैं। भारतीय समुद्री पर्यटन सुविधाओं के विकास से बढ़ेगा आकर्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया लक्षद्वीप यात्रा के बाद से देश विदेश में भारतीय समुद्र तटों की खूबसूरती की प्रशंसा जोर शोर से हो रही है। पर्यटन के उद्देश्य से बड़ी संख्या में विदेश से जाने वाले भारतीय अब लक्षद्वीप जैसे स्थलों पर जाने की बातें कर रहे हैं। वैसे हमारे पास गोवा, अंडमान और लक्षद्वीप जैसे अद्वितीय पर्यटन स्थल हैं, परंतु वैश्विक पर्यटक जो दूर की बात है, देसी पर्यटकों को भी हम आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा हमें इसके कारणों को भी समझना हो चाहिए। सुविधाएं हैं, ये सब आपको देनी होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, महंगाई की मार, सामाजिक व्यवहार की समस्या, सुविधाएं। भारत पर निर्भर मालदीव की अर्थव्यवस्था की बात करें, सुरक्षा, सैन्य प्रशिक्षण में भी आप देखते हैं 1988 से ही भारत मालदीव की सुरक्षा उपलब्ध कराता रहा है। और बुनियादी सुविधाएं, अर्थव्यवस्था, व्यापार, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, हम लोग काफ़ी, हमारे ऊपर ही पर्यटन और फिल्म शूटिंग, ये हमारे ऊपर काफ़ी निर्भर करता है। कौन? जीडीपी में आप देखते हैं हम लोग काफ़ी योगदान देते हैं। किसके? मालदीव के। डॉक्टर रोगी खरी तंज कसा जा रहा है। शेख हसीना की जीत के बाद भी चिंता है। आप देखते हैं कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जो चुनाव हुए थे ना, आम चुनाव बांग्लादेश में, तो फिर से प्रधानमंत्री बनी है शेख हसीना। राम मंदिर बनता श्री राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर बनता श्री राम मंदिर। प्रभु श्री राम अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर अब जाति, संप्रदाय, क्षेत्रीयता एवं राष्ट्रीयता की सीमाओं से परे जाकर समूची मानवता को एकाकार करते जा रहा है। चलिए, दिसंबर में वस्तु निर्यात 1% बढ़ा, आयात घटा, या सर्विस निर्यात में गिरावट आई। देखिए, आयात का मतलब होता है आप कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है कुछ आप बेच रहे हैं। भारत ब्रिटेन FTA वार्ता में अधिकांश मुद्दे सुलझे हैं। मुफ्त व्यापार समझौता की बात हो रही है। अर्जेंटीना में 5 लिथियम ब्लॉक खोजेगा भारत। मान्यता प्राप्त 2975 स्टार्टअप्स को मिला आयकर लाभ। इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 6 कंपनियां चुनी गई हैं। डिस्कॉम को सब्सिडी नहीं देने वाले नपेंगे। 16.93 लाख रुपए का निवेश हो चुकी है पिछली 9 वर्षों में। 17.05 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है बिजली क्षेत्र में। आप देखें, बिजली कानून 2024 के नियमों की ड्राफ्ट अधिसूचना जारी। 25 मेगावाट तक बिजली बनाने के लिए लाइसेंस की बाध्यता खत्म। एक सीमा से ज़्यादा बिजली शुल्क तय नहीं कर सकते हैं डिस्कॉम। HFC के
जमा संबंधी नियमों में सख्ती की बात हो रही है, आरबीआई ने कहा। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की बात हो रही है। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आप लोग बताइएगा। 9 महीने के उच्चतम स्तर पर थोक महंगाई। खाद्य पदार्थ की कीमतों में तेजी के चलते दिसंबर 2023 में 0.73% पहुंची थोक महंगाई। अप्रैल से अक्टूबर तक नकारात्मक क्षेत्र में रही महंगाई दर। दिसंबर 2022 में यह 5.02% थी। चलिए, ये आप देखिए, सीलवर्धन सिंह ने यूपीएससी सदस्य के रूप में शपथ ली है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के पूर्व प्रमुख सीलवर्धन सिंह ने सोमवार को संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ली। उन्होंने यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी से पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। सीलवर्धन रणनीतिक सोच, वैश्विक सुरक्षा परिषद, अंतरिक्ष सुरक्षा में विशेषज्ञ के लिए जाने जाते हैं। मीडिया पर विश्वास के मामले में भारत चौथे स्थान पर है। विश्व आर्थिक मंच की बैठक से पहले जारी की गई एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर थी रिपोर्ट। ये आप लोगों को बताना है कि इसकी 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था कमजोर होने का अनुमान है, डब्ल्यूईएफ कह रही है। डब्ल्यूईएफ की स्थापना कब हुई थी, ये आप लोग बताइए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कल हम लोगों ने इस पर बात भी की हुई थी। विश्व आर्थिक मंच पर 5 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति दोगुनी हुई है, 5 अरब लोग और गरीब हुए, ऑक्सफैम कह रहा है। असमानता वैश्विक कॉर्पोरेट शक्ति पर ऑक्सफैम की रिपोर्ट कह रही है। तो ये सब रिपोर्टें याद रखा करिएगा। थोड़ा गूगल बाबा का सहारा लिया करिएगा और देखा करिएगा कि कौन सी रिपोर्ट क्या कह रही, कौन सी संस्था की कब स्थापना हुई, और नीचे लिखा करिएगा, ठीक है। और दुनिया के 5 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति 2020 के बाद से 405 अरब डॉलर से अधिक बढ़कर 869 अरब डॉलर हो गई है। देखिए, वैश्विक आर्थिक मंच मंदी 3 दशकों से सबसे बुरे दौर की ओर है, वैश्विक रिपोर्ट कह रही है। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। मालदीव की संप्रभुता का पूरा समर्थन करता है चीन, मुइज्जू कह रहे हैं। मालदीव के नए राष्ट्रपति हैं ना ये। भारत के सैनिकों के बाहर क्यों करना चाहता है मालदीव? तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने कहा है कि भारत 15 मार्च तक मालदीव में रह रहे अपने सैनिकों को वापस बुला ले। मुइज्जू ने चीन की यात्रा से वापस लौटने के बाद यह समय सीमा तय की। हालांकि भारत ने अब तक उनकी इस मांग पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मालदीव में क्या कर रहे हैं भारतीय सैनिक? तो भारत का कहना है कि सैनिक मालदीव के नागरिकों को मानवीय मदद पहुंचाने के साथ राहत का बचाव कार्य में मदद करते हैं। भारत ने मालदीव को 2 हेलीकॉप्टर और 1 डॉनियर विमान भी दे रखा है। इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से समुद्री निगरानी, खोज बचाव अभियान और चिकित्सा निकासी में किया जाता है। भारत के पहले हेलीकॉप्टर और चालक दल ने मालदीव में 2010 में काम शुरू किया था। उस समय मोहम्मद नसीम मालदीव के राष्ट्रपति थे। सैनिकों को बाहर क्यों निकालना चाहता है मालदीव? तो पारंपरिक रूप से भारत और मालदीव के बीच मजबूत संबंध रहे हैं। मालदीव की लगभग 5 लाख की आबादी चावल, सब्जी, दवा और मानवीय मदद के लिए भारत पर निर्भर है। लेकिन पिछले साल नवंबर में मुइज्जू राष्ट्रपति बने। उन्होंने चुनाव में मालदीव से भारतीय सैनिकों को बाहर निकालने का वादा किया था। मुइज्जू ने परंपरा से हटकर पहली विदेश यात्रा के लिए चीन को चुना। इससे पहले मालदीव के राष्ट्रपति पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुनते रहे। मुइज्जू को चीन का समर्थक माना जाता है। कितने भारतीय सैनिक हैं? तो अधिकारियों का कहना है कि मालदीव में भारत के 75 सैनिक तैनात हैं। इसके अलावा भारतीय सशस्त्र बलों के 12 मेडिकल कर्मी भी हुए हैं। 20% है चीन की हिस्सेदारी मालदीव के कुल कर्ज से, विश्व बैंक के अनुसार। मालदीव में चीन की भूमिका देखें तो मालदीव ऐसे जगह पर है सुरक्षा के नजरिए से उसका रणनीतिक महत्व है। ऐसे में चीन की भी मालदीव में अपना प्रभाव बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहा है। ये द्वीप हिंद महासागर में सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार राजमार्गों में से एक पर स्थित है। यहाँ से चीन का लगभग 80% तेल आयात गुजरता है। वहीं मालदीव में चीन की सैन्य मौजूदगी भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती है, क्योंकि मालदीव भारत से बहुत नजदीक है। चीन और मालदीव ने पिछले सप्ताह मोहम्मद मुइज्जू की यात्रा के दौरान अपने रिश्ते को रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक पहुंचा दिया है। इजरायली सेना ने हमास के प्रभाव वाले इलाकों को बनाया। ये चल रहा है, देखिए, अमेरिकी युद्धपोत पर हाउती ने दागी मिसाइलें बीच में नष्ट। दुनिया उठक पटक चल रही है। ज्वालामुखी सक्रिय इंडोनेशिया ने फ्लॉर्स द्वीप से 6500 लोगों को निकाला। ये आप देखिए, इंडोनेशिया स्थित माउंट लेवोटोवी लाकी ज्वालामुखी सक्रिय हो गया ना। संयुक्त राष्ट्र ने मदद की अपील करते हुए कहा यूक्रेन को ना भूलें। ये संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। दुनिया के प्रतिभावान छात्रों की सूची में भारतवंशी प्रीसा चक्रवर्ती शामिल हैं, 9 वर्षीय हैं।
उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण का किया दावा। आवाज की गति से 5 गुना तेजी चलने में सक्षम होती है ये मिसाइल। कम ऊंचाई पर उड़ने की वजह से रक्षा तंत्र को धोखा देने में सक्षम है। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या पर अंकुश लगाने की तैयारी में है कनाडा। आव्रजन मंत्री ने आवास की समस्या को बताया कारण। भारतीयों पर भी पड़ेगा असर। 2022 में कनाडा पढ़ने जाने वाले शीर्ष 10 देशों में भारतीय छात्र पहले स्थान पर रहे थे। अब आप देखिए ये खेल का क्षेत्र है, इसे भी आप लोग देख लिया करिएगा। ये आप देखिए इटली के विरुद्ध जीत तय करेगी आगे की राय। FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर में मंगलवार को भारतीय टीम ग्रुप बी के अहम मुकाबले में इटली के विरुद्ध मैदान में उतरेगी। शिखर चतुर्वेदी ने कूच बिहार ट्रॉफी में तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड। आप देखेंगे कर्नाटक शिखर चतुर्वेदी ने सोमवार को यहां मुंबई के विरुद्ध 636 गेंदों में नाबाद 404 रन बनाए कर पारी खेलकर युवराज सिंह का अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी फाइनल में सर्वोच्च स्कोर कर 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। निशानेबाज योगेश ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं और भारतीय निशानेबाजों का एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में शानदार प्रदर्शन जारी है। अनुचित लाभ नहीं लेना चाह रहा था मानव जीत, ARAI कह रहा है। ये आप देखिए नोआ डकार रैली में एक चरण जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। भारत के हरित नोआ डकार रैली में कोई चरण जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। मेदवेदेव गप ने जीत के साथ दूसरे दौर में बनाई, ये आप देखिए जगह। चलिए, सीख कर आगे बढ़ना ही जीत का मूल मंत्र है, लक्ष्य सेन कर रहे हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ की ओर से आयोजित योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2024 की राजधानी के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 16 से आप देखिए 21 जनवरी के बीच होने जा रहा है ना, उसी को लेकर बातें हो रही हैं ये। चलिए, आप लोग याद रखा करिएगा। डीप फेक पर लगाम के लिए जल्द ही अधिसूचित होंगे कड़े नियम। ये आप देखिए क्रिकेट सचिन तेंदुलकर की पोस्ट पर केंद्रीय मंत्री ने दिया आश्वासन, क्योंकि इनकी बेटी का भी फेक एक पिक्चर वायरल हुई थी, आपने देखा होगा। 17 को एशियाई बौद्ध सम्मेलन की महासभा का उद्घाटन करेंगे धनखड़ साहब। धन अवध जो राम बखानी। ये आप देखिए जो शायर कविता लेखक मुनव्वर राना थे ना, उनकी डेथ हो गई है। तेईस की उम्र में देखा शोध का सपना, 79 में मिला मौका। KGMU की पूर्व कुलपति डॉक्टर सरोज चूड़ामणि गोपाल ने शुरू किया शोध। IIT कानपुर में उनका विशिष्ट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति भी है। यहाँ भी आप देखिए जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी आपको पॉइंट मिलते रहते हैं। शांति स्थापित करने के लिए पेरिस में हुए राष्ट्र संघ की पहली बैठक। 1920 में आज ही के दिन राष्ट्र संघ की पहली बैठक पेरिस फ्रांस में हुई थी। राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के अंत में अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना संगठन के रूप में की गई थी। हालांकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को प्रभावी ढंग से हल करने के बावजूद संयुक्त राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में रोकने में विफल रहा था। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत ने शुरू किया टीकाकरण कार्यक्रम। भारत ने 2021 में आज ही के दिन कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग छेड़ते हुए कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की थी। सफाई कर्मी मनीष कुमार को कोविड का पहला टीका लगा था। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम के तहत अब तक टीके की 2.2 अरब से अधिक डोज लगाई जा चुकी हैं। बॉलीवुड के साथ हॉलीवुड के नाम में भी नाम कमा चुके कबीर बेदी। अभिनेता कबीर बेदी आप देखेंगे कि का जन्म 1946 में आज ही अविभाजित भारत के लाहौर अब पाकिस्तान में हुआ था। नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से स्कूल की पढ़ाई पूरी की और पूरी करने के बाद सेंट स्टीफंस कॉलेज दिल्ली में से स्नातक किया। 1971 में आप देखिए हलचल फिल्म में से बॉलीवुड का सफर शुरू किया। खून भरी मांग, मोहनजोदड़ो, साहब बीवी, गैंगस्टर, कुर्बान, यलगार उनकी चर्चित फिल्में हैं। बेदी ने 1983 में जेम्स बॉन्ड सीरीज की फिल्म ऑक्टोपसी और अमेरिका के लोकप्रिय टीवी शो द वर्ल्ड एंड द ब्यूटीफुल में भी काम किया है। चलिए, अच्छी बात। थाईलैंड में लाइट टनल। थाईलैंड के रत्नपुरी
प्रांत के नाश्ता में आयोजित लाइव फेस्टिवल के दौरान एलईडी लाइट से आप देखिए तैयार की गई लाइट टनल, इसमें 20 से अधिक लैंड स्केप लाइट्स इंस्टॉलेशन बनाए गए हैं। गले के कैंसर के मरीजों की आवाज़ बचाएगा वाल्व, एम्स ने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर बनाया यह स्वदेशी उपकरण 80% तक होगा सस्ता। भोजन की नली और सांस की नली के पास बीच में लगाया जाता है वाल्व। 20 मरीजों पर किया गया पहले और दूसरे फेज का ट्रायल। 40 से 45 हज़ार रुपये कीमत है। विदेशी में निर्मित बल्बों की एम्स में मरीजों की मुफ्त उपलब्ध होगा। ये एंटी फंगल दवाओं के अत्यधिक उपयोग से बढ़ रहा है दवा प्रतिरोधी संक्रमण, अनुसंधान कर रहे सफ़ेद पेंगुइन। जेंटू प्रजाति की मदद सफ़ेद पेंगुइन को हाल ही में अंटार्कटिका के एक बेस पर देखा गया है। यह पेंगुइन अपनी सफ़ेद रंग की वजह से दुर्लभ है और खोजकर्ताओं ने इसे स्नो व्हाइट की संज्ञा दी है। इन्हें ल्यूजिस्म नामक एक अप्रभावी जीन पाया जाता है जिसकी वजह से इनका रंग सफ़ेद होता है। अपने रंग की वजह से ही पेंगुइन आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं, लेकिन यह इनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह आसानी से शिकारियों को नज़र में भी आ जाते हैं। नेफाह वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल शुरू हुआ है। अब तक दुनिया भर में इसका कोई मान्य टीका उपलब्ध नहीं है। जानलेवा निफा वायरस से निपटने के लिए ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के विज्ञानियों ने पहली बार मानव ट्रायल शुरू किया है। चल देखते हैं क्या होता है। इस वैक्सीन के लिए CHAdOx एक प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है। ट्यूशन से परेशान लड़का पहुंचा पुलिस स्टेशन। बीजिंग चाइना की घटना है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। कोई सवाल मेरे लिए हो, सुझाव हो तो ज़रूर आप लोग बता सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से पढ़िए। 100% दीजिए अपना पढ़ाई में। समझ रहे हैं आप लोग? इतना गुजारिश कर रहा हूँ मैं। धन्यवाद।